हमारे देश में ऐसे बहुत से समाज सुधारक हुए जिन्होंने हमारे देश की ऐसी रूढ़ियों का खात्मा किया जिसके लिए किसी के बारे में सोचना तक मुश्किल था। उन लोगों ने आवाज उठाई और उन रूढ़ियों को अलग किया। इसी में एक थे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो है स्त्री शिक्षा, छुआछूत, इन सारी ही चीजों में बहुत ज्यादा समाज में सुधार किया। ये सारा करने के बावजूद समाज के जो 5 उच्च समाज सुधारक हैं उनमें उनका नाम नहीं आता। रीजन ये कि उन्होंने निम्न जाति को ऊपर उठाने का काम किया, जिससे उच्च कुल के लोग बहुत ही ज्यादा खफा हो गए उनसे, और उस समाज सुधारक की सूचियों को बनाने वाले उच्च कुल के ही लोग थे। इसीलिए उसमें ज्योतिबा फुले का नाम कभी भी शामिल नहीं। लेकिन आज हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे, जहां आज हम कर रहे हैं क्लास 11th की हिंदी का इलेक्टिव, यानी कि इलेक्टिव जो हमारा पार्ट है उसकी हमारी हिंदी की जो पुस्तक है अंतरा भाग 1, उसके गद्य खंड का अध्याय है ज्योतिबा फुले, जिनके बारे में हमारे सामने रखा है सुधा अरोड़ा जी ने। इस पार्ट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए कार्यों को जाना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में आएंगे इनसे क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? उन क्वेश्चंस को करने के लिए भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो वही मैं कर रही हूँ। आपके पास में इस चैप्टर से आएंगे 2 तरीके के प्रश्न। पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा रहेगा सब्जेक्टिव। तो आज हम करा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, और ये क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे गद्यांश आधारित। तो चलिए आज हम करेंगे इस चैप्टर के 4 गद्यांश, उन पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसके बाद संपूर्ण पाठ पे आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट बिना समय गंवाए, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कीमती है और एग्जाम में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पहला गद्यांश है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। कि हमारे यहाँ वर्ग, वर्ण और जाति जो है वो शोषण करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि एक उच्च जाति को निम्न जाति के साथ भेदभाव करना और उनको दबाना, उनसे अनैतिक काम करवाना, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठगांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। यानी कि जो राजा लोग होते हैं, जो उच्च कुल के होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनके साथ ब्राह्मण मिल जाते हैं और ये साठगांठ करके ये शोषण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना था कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। सिर्फ दलित ही अपने आप को आगे बढ़ने, क्योंकि एक ये दलित जो है वो पिछड़ा वर्ग है, लेकिन जाति का समाज का एक वर्ग और है, वो है स्त्री वर्ग, वो भी इन दलितों की तरह शोषित है और पिछड़ा हुआ है। तो इन दोनों को मिलकर ही इस शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शोकतचंग चाया, आसूण, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक धर्म सत्य आदि पुस्तकों में संग्रहित है। अब उनके ये विचार जो हैं वो इनकी इन पुस्तकों में संकलित किए गए। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे, उस समय जो चीजें विचारधाराएं चल रही थी उससे वो कहीं बहुत आगे सोच रखते थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा? गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा? मतलब आप पैसा तो आप ले रहे हैं निम्न लोगों से और उच्च कुल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, भाई उनसे पैसा ले रहे हैं तो उनके बच्चों को ही पढ़ाइए। तो ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है? अब इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, ज्योतिबा फुले किसके कड़े विरोधी थे? जाति भेद के, वर्ण व्यवस्था के, ब्राह्मणवाद के, या ये सभी? तो वो इन सभी के विरोधी थे। तो आप क्या लिखेंगे? ये सभी।
नेक्स्ट आते हैं, किस कुरीति ने विकास के स्थान पर केवल शोषण किया है? कौन सी कुरीति है? वर्ग व्यवस्था, जातिवाद, काखा दोनों, या समन्वयवाद? तो यहाँ पर ये दोनों व्यवस्था, यानी कि वर्ग व्यवस्था, जो वर्ग हमारे यहाँ किए गए हैं, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो वर्ग किए गए हैं। दूसरा जातिवाद, इन जातियों में जो आपस में भेदभाव चल रहा है वो सारी चीजें। तो यहाँ पर काखा दोनों है। निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले की है? गुलामगिरी, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये सभी। तो ये सारी ही ज्योतिबा फुले की पुस्तकें हैं, तो हम लगाएंगे ये सभी। ज्योतिबा फुले के अनुसार आदर्श परिवार है क्या है? जहां परिवार के सदस्य अलग अलग धर्म के हों, ये चीज उन्होंने बताई। जहां परिवार के सदस्य एक धर्म के हों, जहां परिवार के सभी सदस्य एक ही जाति के हों, जहां परिवार के सभी सदस्य असत्यवादी। तो सही क्या है? जहां परिवार के सदस्य अलग अलग धर्म के हों। गद्यांश के आधार पे कौन सा वाक्य सही है? अब आपको बताना है सही कौन सा है। ब्राह्मणों के लिए अलग शिक्षा है, सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा हो, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार ना हो, समाज पुरुष प्रधान। तो पूरे गद्यांश के आधार पर जो जिस बात पे ज्योतिबा फुले ने इस गद्यांश में दिया है वो है सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा हो। तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही। अब हम आ जाते हैं दूसरे गद्यांश पे। यहाँ क्या दिया गया है? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जो सावित्रीबाई फुले उनकी वाइफ थी, अब जिस भी काम में हो वो दोनों हमेशा साथ रहे। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अशुद्धों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना, या बाल हत्या प्रतिबंध गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना, और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौज सभी जातियों के लिए खोल देना। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया। ऐसा नहीं था कि अगर पति ये काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी यानी कि ज्योतिबा फुले उन्हें हर कदम पर उनका साथ दे रही थी। और ऐसे ऐसे काम जो समाज में जो है इनका बहिष्कार कर दिया, इनके परिवार वालों ने इनके घर से निकाल दिया था, समाज ने इनका बहिष्कार कर दिया था, तब भी इन्होंने अपने ये काम छोड़े नहीं। कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलित शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधि जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग हो जाते हैं, यानी कि आज के समय में जो इतने पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो कई वर्षों तक साथ रहते हैं पति पत्नी, और फिर उसके बाद लड़के अलग हो जाते हैं। लेकिन उस समय देखिए कि भाई गरीबी थी, समाज का विरोध था, लेकिन तब भी दोनों ताउम्र साथ रहे और मिलकर काम करते रहे। अलग होते ही एक दूसरे को समूढ़ता नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। इस तरीके से दुश्मनी हो जाती है पति पत्नियों में। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। कि वो क्या है? वो एक आदर्श दाम्पत्य प्रस्तुत करते। अब इस पर पहला प्रश्न है, देखिए सावित्रीबाई फुले कौन थी? वो कौन थी? ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी और एक समाज सुधार, बिल्कुल सही है, तो नंबर 1 पर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर कौन से कार्य किए? अब उनके बहुत सारे कार्य गद्यांश में दिए गए हैं ना, तो उन सभी को देखिए। अछूतों व दलितों की लड़कियों को पढ़ाने का यत्न, बिल्कुल सही है। असहाय लोगों के नवजात बच्चों की देखभाल, बिल्कुल सही है। अनाथ बच्चों और विधवाओं की अनेक सुविधाएं प्रदान की गई, ये भी सही है। इसके अलावा जो निम्न जाति थी उनके पानी की प्यास को देखकर अपने घर के पानी के हौद तक उन्होंने खोल दिए थे, ये भी कार्य था। तो यहाँ पर ये सारे कार्य किए, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। ब्राह्मणों व ठाकुर लोग ने निम्न वर्गों व दलितों पर क्या प्रतिबंध लगाए थे? वो पीने के लिए अपने कुएं का पानी नहीं देते थे, है ना। पानी पीने के लिए कुएं से पानी लेने पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उन लोगों के लिए अलग कुआं था, नहीं भी बनेगा तो भी वो उनके कुएं से जाकर पानी नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। पानी की समस्या के लिए फुले दंपत्ति ने क्या किया? अपने घर के हौद उनके लिए खोल दिए थे।
नहरें निकलवाई, तालाब खुदवाए, मिट्टी के हौद बनवाई, कुएं बनवाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिट्टी के हौद बनाए। वैसे तो उन्होंने पहले काम क्या किया था, अपने घर का हौद खोल दिया था पानी का, फिर उसके बाद उनके लिए अलग से हर गांव के बाहर उनके लिए पानी की व्यवस्था करवाई थी। अब कथन और कारण आधारित प्रश्न क्या दिया है, फुले दंपति एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। बिल्कुल सही है कथन। कारण देखिए, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव था, इसीलिए वो एक दूसरे की मिसाल बन पाए। तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही तथा कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही। चलिए अब हम आ गए तीसरे गद्यांश में। क्या है, यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शुमार नहीं है। जो चीज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि उसमें इनका नाम शामिल नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। कौन, किसने बताया, जो उच्च समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि भाई इस समाज पर उच्च वर्ग का वर्चस्व रहे, खास तौर से ब्राह्मण का, तो वो इसका विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया था। क्या बोल दिया था, हल्ला, कि मतलब वो इस मानसिकता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फुलों ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। यानी कि जब ज्योतिबा फुले ने सभी को समान शिक्षा देने की बात कही तो ये बात उच्च वर्ग ने दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई जब जो शूद्र हैं जब वो शिक्षित होंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस बात से ब्राह्मण शर्मा जाएंगे। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न। पहला प्रश्न दे रहे हैं, 5 समाज सुधारकों में किनका नाम सम्मिलित नहीं है। किसका नाम, स्वामी आपका ज्योतिबा फुले का नाम है ना, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम चौथे पे मार्क करेंगे। समाज सुधारकों की सूची बनाने वाले कौन लोग थे, ये उच्च वर्गीय प्रबुद्ध लोग थे। तो सही क्या है, उच्च वर्णीय समाज के लोग थे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गा। ज्योतिबा फुले ने किसका कभी समर्थन नहीं किया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब उन्होंने किसका समर्थन किया, ये जो 3 हमारे सामने वक्तव्य दिए गए इनमें से हमें ढूंढना है। देखिए क्या है, समाज पर ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। इस चीज का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया, ब्राह्मणों का अधिकार नहीं होना चाहिए। सामाजिक मूल्यों को कायम करने वाली शिक्षा तथा सुधार होनी चाहिए। स्त्रियों का समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो अब आपको बताना है कि इसमें से उन्होंने किसका कभी समर्थन नहीं किया। समर्थन मतलब साथ नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा तथा सुधार होना चाहिए, ठीक है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सामाजिक मूल्यों को कायम रखे और शिक्षा ऐसी ही मिलनी चाहिए और जिससे समाज में सुधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे तो इन्होंने इन तीनों ही चीजों का समर्थन किया है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, समर्थन नहीं किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा जो सही है वो है पहला और दूसरा, ठीक है। देखिए, समाज पर ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए, ये चीज वो कभी नहीं चाहते थे। समर्थन किया था इन्होंने नहीं किया। सामाजिक मूल्यों का भी उन्होंने कभी इस तरह की शिक्षा, उन्होंने कहा शिक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने स्त्रियों का समान शिक्षा पे अधिकार पे समर्थन किया और इन दोनों पर नहीं किया। तो पहला दूसरा सही है, तो यहाँ पर हम खा पे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस मानसिकता की आलोचना और कड़ा विरोध किया, कैसी, पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी। तो यहाँ पर पूंजीवादी और पुरोहितवादी दी गई है, बिल्कुल सही, का पे हम टिक करेंगे। ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना करी, उन्होंने किस चीज की स्थापना करी, चलिए देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की नहीं, आर्य समाज की नहीं, ब्रह्म समाज की नहीं, सत्य शोधक समाज की, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। तो सही क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया है,
महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए, यानी कि हमारे क्या अधिकार है ये हम समझ ना पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले, तो पुरुषों के लिए अलग नियम, स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह नीति की रचना करी, क्योंकि जो पहले विवाह नीति थी उसमें सारे अधिकार पुरुषों को मिल रहे थे। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसे होना चाहिए कि दोनों को समान अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने नई विवाह नीति की स्थापना करी। पूरी विवाह विधि में उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। पहला काम उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण जो पूजा विवाह कराता था उसका स्थान अलग कर दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक यानी कि विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाए, यानी कि दोनों का समान अधिकार होना चाहिए, है ना। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उसमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हर स्त्री को है ही नहीं। इस बात को आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। तो यहाँ तक कि विवाह नीति में बदलाव करके उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों को भी समाज में समान दर्जा प्राप्त हो, इसी का उन्होंने जो है भरसक प्रयास किया। अब इस पर पहला प्रश्न है, देखिए क्या महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार पक्षपात क्या है? पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम, ब्राह्मणों व अन्य के लिए अलग नियम, हिंदू व अन्य धर्म के लिए अलग नियम, या उपरोक्त। तो यहाँ पर पक्षपात क्या है? पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम का अलग। ज्योतिबा फुले ने किसकी रचना की? मंगलाष्टक की, है ना। तो चलिए देखते हैं। नए धर्म की नहीं, नई विवाह पद्धति की, बिल्कुल सही है। गुलामगिरी करने वाले मंत्रों की नहीं, नई पूजा पद्धति की। तो उन्होंने नई विवाह पद्धति जिसमें मंगलाष्टक जो थे वो उन्होंने डाले थे। ज्योतिबा फुले ने नई विवाह पद्धति की रचना क्यों की? स्त्रियों को समानता के लिए कि उन्हें भी स्त्रियों को समाज में समान अधिकार प्राप्त, क्योंकि पहले की जो विवाह नीति थी उसके चलते पुरुष को ही सारी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त थे, है ना। तो यहाँ पर स्त्री की समानता के लिए उन्होंने नई विवाह पद्धति की स्थापना की। स्त्रियों के अधिकार के लिए किसने प्रयास किए? ज्योतिबा फुले ने किए। सही तो क्या है? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले द्वारा रचित मंगलाष्टक क्या है? नए विवाह मंत्र, है ना। ब्राह्मणों की नई पूजा पद्धति नहीं, शूद्रों की मंगल कामना चाहने वाले मंत्र नहीं, पूजा के लिए नए मंत्र नहीं, विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र। सही है। तो यहाँ पर हम घा में टिक करेंगे। चलिए, अभी तक हमने देखा हमारे 4 गद्यांश और उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न, पूरे पाठ पर। देखिए क्या है। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार के सामाजिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई? जो ब्राह्मणवादी थे, जिन्हें उच्च वर्ग कहा जाता था, ब्राह्मण। दूसरा, जिनके पास ज्यादा पैसा था, यानी कि पूंजीवादी। इन दो के खिलाफ। तो सही क्या है? ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। सावित्रीबाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका क्या कारण था? एक तो स्त्रियों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था, पिछड़ा वर्ग था, स्त्री होना था, बहुत सारी चीजें थी। तो देखिए क्या है, पिछड़ा वर्ग होना, स्त्री होना, स्कूल में जाना मना था, ये सब। तो वो पढ़ी लिखी इसलिए नहीं थी, इसका सबसे बड़ा कारण था उनका स्त्री होना। क्योंकि देखिए, ज्योतिबा फुले खुद ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, ये ध्यान रखिएगा। किससे रखते थे? खुद ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। तो इसलिए जो है उनका पिछड़ा वर्ग होना तो अपने आप में गलत हो जाता है, वो पिछड़े वर्ग की नहीं थी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि स्त्री होना, बात सही है, क्योंकि स्त्रियों को उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्कूल जाना मना था, स्त्री होने के कारण ही उन्हें स्कूल जाना मना था। तो सबसे मेन रीजन क्या हुआ? स्त्री होना। नेक्स्ट आते हैं, ज्योतिबा फुले के अनुसार कौन सी चीज है जो समाज में सभी को समानता और शोषण से मुक्ति दिला सकती है? वो है शिक्षा।
ठीक है, तो सही क्या है, शिक्षा, आपका घ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो एक समाज सुधारक थे, है ना, महान लेखक, एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी, एक शिक्षक। तो सही क्या है, वे एक समाज सुधारक थे। सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1834, 3 जनवरी 1831, 4 जनवरी 1831, 4 फरवरी 1831। तो सही क्या है, 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। सामाजिक विकास के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में ज्योतिबा फुले का नाम क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि इस जो सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय लोग थे, इसलिए वो शामिल नहीं है। तो चलिए देखिए क्या है, लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा सका, नहीं, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने किसी भी प्रकार का सामाजिक विकास आंदोलन नहीं चलाया था, क्योंकि सूची बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है, क्योंकि सूची बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। ज्योति राव फुले का जन्म नाम क्या है? ज्योति राव मतलब ज्योतिबा फुले, सॉरी, ठीक है, ज्योतिबा फुले के जन्म का नाम क्या है? उनके जन्म का नाम है गोपाल राव फुले। तो सही क्या है, गोपाल राव फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म किस वर्ष में हुआ? सन 1827, 1831, 1837, 1840। तो उनका जन्म हुआ था सन 1827 में। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? ये महात्मा की उपाधि उन्हें सम्मानित तो किया गया, लेकिन उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी, ठीक है। कब सम्मानित किया गया? 1882, 1883, 1885, 1888। तो सही क्या है, सन 1888 में इनको महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष में की? सत्यशोधक समाज की 1848, 1851, 1873 या 1882। तो सही क्या है, 1873, यानी कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की रचना की थी, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योतिबा फुले। तो क्लास 11th का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी तिथियां हैं, बहुत सारी चीजों के नाम हैं, वो आप अच्छे से उनको पढ़िएगा, क्योंकि उन पर आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यही खत्म करती हूँ, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर खाना बदोश के साथ, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में आप उसे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।